हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम आज इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास को लिखने में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे या बातें करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास लिखने में 4 चीज़ें सहायक होती हैं। एक होता है पुरातत्व अवशेष, जो हमें खुदाई में मिलते हैं वो। दूसरे होते हैं साहित्यिक अवशेष, जो साहित्य, पांडुलिपियाँ, ताम्रपत्र आदि जो हमें मिलते हैं, उनके आधार पर हम इतिहास को देखते हैं कि आखिर किस तरह से उस समय प्रशासन चलता था या धार्मिक अनुष्ठान किस तरह से थे। तीसरे आते हैं सिक्के। सिक्के हमें किसी भी राज्य के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ये राजा की धार्मिक भावनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं, उसकी अभिरुचियों के बारे में बताते हैं। चौथा आता है शिलालेख। शिलालेख किसी राजा के द्वारा की गई घोषणाएं होती हैं, जो वो अपनी प्रजा को आदेश या घोषणाएं देता है या निर्देश देता है, तो उन्हें पत्थर पे या पत्थर के एक टुकड़े पे उत्कीर्ण करवा के वहाँ लगवा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें और समझ सकें। इन सब को हम मिलाकर इनका अध्ययन करते हैं, तब हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो हम बारी बारी से इन सारे तत्वों को देखेंगे। पहला तत्व आता है पुरातत्व अवशेष। अच्छा, हम पुरातत्व अवशेष में देखें तो भवन आते हैं जो उस समय बनेंगे, तो हम भवन लिख सकते हैं पुरातत्व अवशेष में। मानव गुफाओं में भी रहता था, जहाँ वो चित्रकला का इस्तेमाल किया है उसने। अजंता एलोरा की गुफाएं इसकी एक उदाहरण है। तो हम देखेंगे, अगर हम पुरातत्व अवशेष में देखें तो गुफाएं भी आती हैं। और भवनों के खंडहर होते हैं, तो खंडहर जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन खंडहरों का भी अध्ययन किया जाता है ताकि हम जान सकें कि उनका रहन सहन किस प्रकार का था, भवन निर्माण किस प्रकार की थी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो खंडहर हैं, आदि। अब देखो मित्रों, भवन में देखें तो कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, इस तरह की जो भी भवन निर्माण है, जिन्हें हम आज भी वर्तमान युग में देखते हैं, तो उनकी शैली को हम देखते हैं किस प्रकार की शैली थी। अच्छा, हमेशा से एक अच्छा भवन किसी व्यक्ति के गरिमा को या उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। इसीलिए राजा भव्य भवन बनवाते थे, बड़े किले बनवाते थे, ताकि उनकी खुद की सुरक्षा के साथ उनका वैभव भी दिखे कि राजा किस वैभव का व्यक्ति है और वो अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन करता है। इसीलिए भवन हमेशा एक कहें तो सम्मान का प्रतीक रहे हैं, अच्छे भवन जो है। तो ये सब हम देखेंगे। दूसरा हमारा तत्व है साहित्य। साहित्य तब मिलता है जब किसी संस्कृति ने लिखना पढ़ना सीख लिया हो। लिखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, एक लिपि की आवश्यकता होती है। तो साहित्य हमें ये दिखाता है कि वो संस्कृति विकास के अपने उच्च चरण में थी, क्योंकि लिपि का विकास करना आसान नहीं है। और लिपि हमें, अगर लेखन लिपि की हम बात करें तो वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास से हमें मिलना शुरू हो जाती है, जो कि हड़प्पा की लिपि है। हालांकि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन फिर भी
वो एक लिपि है, और ये वो दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता एक बौद्धिक स्तर पर उच्च चरण में थी। जहाँ से लिपि मिलना शुरू हो जाती है तो वहाँ से ही साहित्यिक अवशेष मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि लिखने की जब कला होगी तभी तो हम लिपि डेवलप करेंगे और तभी साहित्यिक अवशेष मिलना शुरू हो पाएंगे। तो साहित्यिक अवशेष में बहुत सारे अवशेष हैं, बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो महाभारत, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में साहित्यिक अवशेष हैं। लेकिन साहित्यिक अवशेषों की अपनी एक सीमा होती है, क्योंकि जो भी साहित्य लिखा जाता है वो या तो दरबारी इतिहासकार के द्वारा लिखा जाता है या फिर दरबार के बाहर के व्यक्ति जो होते हैं। अब इतिहास के निर्माण के लिए हमें ये जानना आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति ने वो साहित्य लिखा है, क्या वो राजा की तरफ था या उसका झुकाव जो है राजा की तरफ था या राजा के विमुख था। साहित्यिक स्रोतों को इतिहास निर्माण में जब हम उनकी सहायता लेते हैं तो इस बात का जानना ज़रूरी है कि जो लेखक है उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट, जो पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो क्या था, क्योंकि इसी के ये जानने के बाद ही हम एक निष्पक्ष इतिहास की कामना कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतिहास किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के प्रभाव में ना हो, एक निष्पक्ष रूप से लिखा जाए ताकि लोगों तक सही बात पहुंच सके। तो इतिहास के लेखन में हम साहित्य का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लेखक के व्यक्तिगत रुचियों को देखते हुए हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ आती है सिक्के। सिक्के हमें किसी भी संस्कृति की, किसी भी राज्य की, किसी भी राजवंश की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि सिक्के में प्रयुक्त होने वाली धातु हमें ये बताती है कि उस समय किस धातु का इस्तेमाल ज़्यादा था, या उसकी गुणवत्ता हमें ये बताती है कि उसे परिष्कृत करने के बेहतर तरीके उस समय ईजाद कर लिए गए थे। जिस तरह से अगर हम मौर्य काल की बात करें तो सबसे अधिक सिक्के हमें मौर्यकालीन मिलते हैं, गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। बहुत सिक्के ऐसे हैं जिन्हें अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिनकी लिपि को, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जिनका अध्ययन नहीं कर पाए। तो मित्रों, अगर सिक्कों से हम अच्छे से जानकारी निकालें तो किसी भी राजा की, जो जारी करता है, उसकी धार्मिक भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि अगर आप सिक्कों के बारे में आगे देखेंगे तो आप जानेंगे कि लोग धार्मिक चिन्हों का अवतरण सिक्कों पे करवाते थे, जिससे ये पता चलता है कि लोग उस समय किसकी पूजा करते थे, किस तरह का धार्मिक माहौल होता था। ये उस शासक की पर्सनल इंटरेस्टों के बारे में भी जानकारी देते हैं। क्योंकि अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा में तस्वीर जो है उसकी है, प्रतीक चिन्ह है, तो इससे पता चलता है कि वो संगीत का प्रेमी था। नाव की भी उस पर तस्वीर अंकित है। तस्वीर अंकित से अर्थ आधुनिक युग से मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ प्रतीकात्मक होता था, सिक्कों को ढाला जाता था उस तरह से। तो नाव से हम ये जानते हैं कि हाँ, समुद्रगुप्त जो था उसका नौसेना जो थी वो अच्छी अवस्था में थी, या उसने नौसेना का इस्तेमाल किया था। इस तरह से सिक्कों के अध्ययन से हम, आप देखिए, उस समय के धातु विज्ञान को भी जानते हैं कि धातु विज्ञान किस तरह का था।
उस तरह उस समय की सिक्कों की ढलाई की जो विज्ञान था उसे भी जानते हैं कि ढलाई का विज्ञान किस तरह से था, कितना विकसित हो गया था उस समय। और शासक के पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, व्यक्तिगत रुचियों के बारे में भी हम जानते हैं। बहुत सारे सिक्कों पे शासक का कालक्रम भी पड़ा होता है, तो उससे हमें शिक्षक के कालक्रम को भी शासक के कालक्रम को भी जानने में सहायता मिलती है। तो हम सिक्कों के अध्ययन से इतना सब जान जाते हैं। और लास्ट यानी चौथा जो तत्व है वो है शिलालेख। शिलालेख जो हैं देश के अलग अलग भागों में बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। अगर आप अशोक के शिलालेखों को ही ले लें तो अशोक के शिलालेख जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़े। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अशोक ने खरोष्टी लिपि में और अरमाइक लिपि में अपने शिलालेख जारी किए। हालांकि अशोक ने खरोष्टी ब्रह्मी दोनों लिपियों में अपने पर्याप्त शिलालेख जो हैं वो जारी किए हैं। उसके शिलालेख जो होते थे वो आज्ञाएँ होती थीं, या वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी आज्ञाएँ होती थीं, वो आम जनता के लिए भी आज्ञाएँ होती थीं। तो अशोक ने और अशोक जैसे और भी शासकों ने अपने शिलालेख जो है अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगवाए। उनके शिलालेखों का अध्ययन करके हम वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को जानते हैं कि आखिर किस तरह के अधिकारी होते थे, क्योंकि शिलालेखों में अधिकारियों के नाम भी होते थे, उनके बारे में जानकारी होती थी, उनके अधिकारों के बारे में बताया गया होता था, उन्हें आज्ञाएँ दी जाती थी कि उन्हें और क्या करना है, किस तरह से करना है। तो हम विस्तृत रूप से शिलालेखों से एक बेहतर रूपरेखा तैयार कर लेते हैं उस समय की, उस शासक के बारे में रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि उस शासक का शासन किस प्रकार था, कैसा था, या तरीका किस तरह से था, क्या उसका नियंत्रण अपने शासन पे था। अगर उसके शिलालेख दूर तक मिलते हैं तो हम जानते हैं कि उसका जो राज्य था वो विस्तृत कितना हो गया था, कहाँ से कहाँ तक उसका शासन चल रहा था आदि। इन सब बातों को हम उसके शिलालेखों से जानते हैं। इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल हम इतिहास के निर्माण में करते हैं। पहला पुरातत्व अवशेष है, दूसरे साहित्यिक अवशेष हैं, तीसरा सिक्के और चौथा शिलालेख। इन चारों के संयुक्त अध्ययन से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे की वीडियो में इतिहास के प्रॉपर हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अच्छे से हम कवर करेंगे। अब इससे आगे हम हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद उसका पूरा किस तरह से उसका विकास हुआ, कहाँ से उसका विकास का प्रारंभ हुआ, कहाँ से उसके विकास से जहाँ वो चरम पे पहुँची, फिर उसका किस तरह से डिक्लाइन हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और हम एक प्रॉपर वे में अलग अलग जो राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं, उनके क्या विचार रहे हैं, इन सब बातों को भी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप जुड़े रहिएगा। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलेंगे।